नमस्कार, एक बार और स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। और आज के विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय होने वाला है। वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि समाज में जो घटित घटनाएं हैं उन्हीं के आधार पे जो आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा ही एक प्रश्न हमारे व्यूवर ने और सब्सक्राइबर ने पूछा हुआ है कि जैसा कि आपको थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो किस विषय पर आधारित है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं अवश्य करना चाहूँगा, वीडियो पे अगर जो फर्स्ट टाइम आए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन आगे मिलता रहे। आगे ऐसी ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के जरिए आपको हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। आज का वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने में एक चीज़, एक महत्वपूर्ण ग्राउंड ये निकल के आता है कि क्या शादी तो हो गई है, उसको तो वापस नहीं किया जा सकता है कि, लेकिन अब शादी को डिसॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि दोनों के बीच में जो विचार के जो मतभेद हैं इतने ज़्यादा उत्पन्न हो गए हैं, क्योंकि दोनों के विचार अलग हैं। और इस स्थिति में अब दोनों को क्या करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि जैसा कि हमारे व्यूवर ने पूछा है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। आमतौर पे ये लोग सभी लोग पूछते हैं और ये जानना चाहते हैं कि शादी तो हो गई है, लेकिन अब डिवोर्स की पिटीशन मूव कितने दिन में गए, कि कब हमको उसको डिवोर्स मिल जाए, या हम अपनी शादी को कितने दिन में, शादी होने के बाद कितने दिन में हम अपनी शादी को समाप्त कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ ग्राउंड हैं जो वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसीलिए मैं कहूँगा कि वीडियो पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि एक ग्राउंड दूसरे ग्राउंड से रिलेवेंट है। क्योंकि एक अगर जो मिस हो गया तो दूसरे को समझ पाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जो आपकी मैरिज हो गई है, शादी हो गई है, तो विदिन 1 ईयर तक, शादी के 1 साल के अंदर अगर जो आपको जानकारी होती है कि आपकी जानकारी में ये निकल के आता है कि जो शादी हुई है उसमें कुछ गलतियां रह गई थी, सही तरीके से हमको बात आया नहीं गया था, जानकारी नहीं हो पाई थी कि आगे क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले एक ग्राउंड ये निकल के आता है कि अगर जो दोनों के शादी तो हो गई है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ये पता चलता है कि उनको या हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से किसी के भी शादी से पहले भी कोई रिलेशन था, और उस रिलेशन से आज भी उनका जो पार्टनर है वो आज भी अलाइव है, या तो उसकी डेथ हो गई हो या फिर डिवोर्स हो गया हो। कहने का मतलब ये है कि उसका कोई भी पार्टनर भी अभी जिस समय शादी हो रही है वो जीवित ना हो। अगर जो ऐसी स्थिति है कि अगर जो उसका पार्टनर पहले से जीवित भी है और उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ है, तो ऐसा फैक्ट अगर जो निकल के आपके सामने आता है, तो इस फैक्ट पे माननीय न्यायालय के समक्ष आप पिटीशन मूव करके अपने फेवर में डिक्री के ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जो ये लगता है कि दोनों में से कोई कंसेंट देने के लिए कोई कैपेबल नहीं था या सक्षम नहीं था कि वो अपनी कंसेंट दे सके, या कंसेंट जो प्राप्त की गई है वो फ्रॉड के तरीके से प्राप्त की गई है, बताया कुछ और गया है, हकीकत में अब कुछ और निकल के आ रहा, तो इस तरीके की अगर जो कोई कंसेंट दी गई है तो वो कंसेंट को कंसेंट नहीं ट्रीट किया जाएगा। अगर जो इस दौरान अगर जो इस कंसेंट के आधार पर अगर जो आपकी शादी को परफॉर्म कर दिया गया है, तो इस तरीके की शादी को वैलिड नहीं माना जा सकता। आप इसको सेक्शन 11 में या 12 में आप अपने ग्राउंड को मेंशन करते हुए आप माननीय न्यायालय के समक्ष पिटीशन मूव कर सकते हैं, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय आपके फेवर में डिक्री के ऑर्डर प्रदान कर देगी। और एक नेक्स्ट ग्राउंड है, उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि और ये तो हो गई कंसेंट के बाद। दूसरा वो ग्राउंड ये है कि इसी से रिलेवेंट हुआ कि अगर जो दोनों पार्टनर शादी के टाइम तक आपको नहीं पता था या मिसकंसेप्शन में आपको नहीं जानकारी होने दी गई है, अब आप साथ में रहने आए हैं तो अब आपको जानकारी होती है कि जो आपका पार्टनर है, हस्बैंड एंड वाइफ जो में से, वो इंसेन है, उसको कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो इसके आधार पे अगर जो आपको लगता है ये ग्राउंड ऑफ शादी के बाद निकल के आता है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये सारे जो ग्राउंड है, ये सारे ग्राउंड ये नहीं कि आपके 4 साल 5 साल बीत गए तब आपको ये जानकारी हो कि हमारे हस्बैंड के साथ ये कमियां हैं, या उसमें जो शादी हुई थी इसमें ये कमी है। ये सारी जो कमी है आपके लिए 1 साल का समय दिया गया है। 1 साल का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। 1 साल का समय किसी भी पार्टनर को जानने के लिए और समझने के लिए पर्याप्त है। तो इसी के आधार पर अगर जो विदिन 1 ईयर आप अगर जो ये सारी पिटीशन, ये सारे अगर जो फैक्ट आप नोटिस करते हैं, तो ये सारे फैक्ट अगर जो आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो माननीय न्यायालय आपके फैक्ट पे यकीन करती है और उस पर भरोसा करते हुए आपके फेवर में डिक्री के ऑर्डर प्रदान कर देगी। क्या अगर जो हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के समय उसकी जो
भी स्थिति रही हो, जो भी कंडीशन रही हो, कि जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि 18 ईयर लड़की के लिए और लड़के के लिए 21 की एज कंपलसरी है। उसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि लोग आमतौर पर सोचते हैं कि 18 में अगर जो एक भी दिन कम है तो कोई इश्यूज़ की बात नहीं है, वो पूरा हो जाएगा। अरे पूरा नहीं हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि शादी के समय उसकी जो एज है 18 लड़की के लिए और लड़के के लिए 21, ये पूरी होनी चाहिए। अगर जो आपको ये लगता है कि आपकी जो शादी करा दी गई है वो फोर्स में करा दी गई थी, दोनों के घर वालों के बीच में उनके दबाव में हो गई थी, तो इसके आधार पर अगर जो आप ये लगता है, अगर जो ऐसी शादी हुई है, ऐसा विवाह अगर जो कराया गया है, तो ऐसे विवाह को आप सेक्शन 11 में या 12 में पिटिशन मूव करके आप उसमें अपनी मैरिज को वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं कि इस आधार पे कि दोनों की जो एज है वो एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय उनकी पूरी नहीं हुई थी। तो अगर जो आपको माननीय न्यायालय के समक्ष ऐसा पिटिशन लेके जाते हैं तो माननीय न्यायालय आपके फैक्ट पे जरूर यकीन करेगी और यकीन करने के बाद आपके फेवर में डिक्री के ऑर्डर पास कर देगी। और एक ग्राउंड है निकल के सामने आता है कि वो भी आपको देखना चाहिए, और ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि अगर जो आपको दोनों को लगता है कि दोनों में से कोई के भी जो आपस में जो शादी हुई है, दोनों में अगर जो कोई प्रोहिबिटेड डिग्री का तो निकल के आती है, यानी कि उनका कोई रिलेशन ऐसा आता है या भाई बहन का या अंकल या भतीजी का या फादर एंड मदर का रिलेशन सामने निकल के आता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप अपनी मैरिज को वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं। और एक ग्राउंड है कि जैसे कि अगर जो आपको लगता है कि दोनों की जो शादी हुई है वो एक ही सपिंदा में हुई है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में हर परिवार का एक सपिंदा अलग होता है, दूसरे परिवार का सपिंदा अलग होता है। तो अगर जो आपकी शादी एक ही सपिंदा में हुई है तो इस तरीके की शादी को भी वैलिड नहीं माना जाएगा, ऐसी शादी को भी वैलिड डिक्लेयर करा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक ग्राउंड में और बताना चाहूँगा कि अगर इसके साथ में आपको लगता है कि सपिंदास के अनुसार, क्योंकि हर परिवार के सपिंदा होते हैं और हर सपिंदास के अपने जो लॉ होते हैं, उनकी सेरेमनी होती है, उनके कस्टम होते हैं, उनका ट्रेडिशन होते हैं। अगर जो आपको लगता है कि ये आपकी जो सेरेमनी हुई है या मैरिज सेरेमनी हुई है, उस सेरेमनी में, उस समारोह में जो कस्टम हो वो फॉलो नहीं किए गए हैं, उनकी जो प्रथा, जो कस्टम उस परिवार की चली आ रही तो वो सही तरीके से नहीं फॉलो की गई हैं, तो ये अगर जो आपको पता चलता है शादी के बाद भी, तो इस आधार पे भी आप अपनी जो मैरिज है उसको आप वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं। क्योंकि इस तरीके की ग्राउंड में जो फैक्ट है और जो लॉ है वो आपको अवेलेबल कराने होंगे माननीय न्यायालय के समक्ष, और माननीय न्यायालय को आपको यकीन दिलाना होगा कि जो अपने फैक्ट प्रस्तुत किए गए हैं वो बिल्कुल सत्य एवं सही है। अगर जो माननीय न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि आपके फैक्ट और जो लॉ बताए हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो आपके फेवर में डिक्री के ऑर्डर पास कर देगी। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के सामने आया है, ये भी है कि मान लीजिए दोनों के बीच में अगर जो ऐसा रहता है कि अब दोनों में मतभेद इतने ज़्यादा उत्पन्न हो गए हैं और दोनों ये नहीं चाहते हैं कि जो लेंथी प्रोसीडिंग अडॉप्ट की जाए, उनको फेस किया जाए, क्योंकि समय के अभाव है। ज़्यादातर लोगों मैंने ये भी देखा है कि जो मैच्योर लोग हैं या दोनों लोग एम्प्लॉयड हैं, वो कहीं और जॉब कर रहे हैं, वो कहीं और जॉब कर रहे हैं, और दोनों लोगों तरीके में अब ऐसी सारे प्रयास करके देख ले गए हैं तो अब दोनों को एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीज़न कहीं भी हो सकते हैं और उसको एक्सप्लेन वो अपने तरीके से अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी के आधार पर मान लीजिए उनके जो जॉब लोकेशन कहीं और है, उनकी जॉब लोकेशन कहीं और है, क्योंकि मैरिज का एक ऑब्जेक्ट होता है कि दोनों लोगों का मिलना चाहिए। अगर एक तरीके से मैरिज के होने के बाद भी दोनों का अगर जो यूनियन नहीं हो पा रहा है, तो यूनियन को पॉसिबल करने के लिए दोनों में हर तरीके से संभव प्रयास कर लिए गए हैं, और लेकिन वो सारे प्रयास विफल हो गए हैं। तो इसके आधार पर अगर दोनों लगता है कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, कोई और ऑप्शन हम लोग अडॉप्ट करेंगे, तो सेक्शन 10 में अब जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोई भी पार्टनर, हस्बैंड एंड वाइफ, जुडिशियल सेपरेशन के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पिटिशन मूव कर सकता है। और जैसे कि मैंने ग्राउंड बताया, ये सारे ग्राउंड आपको माननीय न्यायालय के समक्ष आपको प्रेजेंट करने होंगे। और इसके अतिरिक्त एक ग्राउंड और निकल के सामने आता है, जो शादी होती है वो दोनों लोगों के आपस में यूनियन के लिए उसको परफॉर्म की जाती है। अगर जो ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं फुलफिल हो पा रहा है, क्योंकि जाहिर से तौर पे शादी हो गई, शादी होने के बाद आपने उसको छोड़ दिया और दोनों की लोकेशन अलग है, या कहीं से वो अब आपस में एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, दोनों में जो विचार के मतभेद हैं वो एक तरीके से उनका मतभेद नहीं ख़त्म हो पा रहा है, तो इस तरीके में अगर उनकी यूनियन नहीं हो पा रही है और उनके रिलेशन आपस में नहीं हो, फिजिकली रिलेशन नहीं बन पा रहे हैं,
तो इस तरीके में आप एक चीज़ और अडॉप्ट कर सकते हैं। रीज़न कोई भी हो, लोकेशन हो, या फिर दोनों में से कोई जो रिलेशन बनाने के लिए वो सक्षम ना हो। और फैक्ट भी हैं जिनके आधार पे, जैसे कि इम्पोर्टेंस है, यानी कि वो जो रिलेशन बनाने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो रिलेशन बनाने के अगर वो लगता है कि उसके इफेक्ट डिस्क्लोज हो जाएंगे, तो इसके आधार पे भी आप अगर जो माननीय न्यायालय के समक्ष अगर जो आप पिटिशन मूव करते हैं, तो माननीय न्यायालय आपके पिटिशन पे ऑर्डर पास कर देगी। क्योंकि मैंने जो भी ये सारे ग्राउंड जो एक्सप्लेन किए हैं बहुत ही जेन्युइन ग्राउंड है। ऐसे ग्राउंड हर किसी के साथ होना बिल्कुल स्वाभाविक है और होते भी हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एक नया प्रश्न माइंड में हिट करता है जो सामने निकल के आता है कि ये है कि शादी के समय या शादी के बाद भी अगर जो ये फैक्ट अगर जो पता चलते हैं, अगर जो ऐसे ग्राउंड अगर जो पता चलते हैं, तो क्या ये सभी ग्राउंड फुलफिल होने चाहिए या कोई एक भी ग्राउंड हो जाए तो वो पॉसिबल है, उससे काम चल सकता है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी मैंने ग्राउंड बताए हैं, इसमें से अगर जो कोई भी एक भी ग्राउंड अगर अवेलेबल है, तो उस आधार पर आपके मैरिज को वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। वाइड डिक्लेयर करने के लिए, जैसा कि अभी तक जो मैंने जो फैक्ट बता दिए, लॉ बता दिए, लेकिन इसको एग्जीक्यूट में लाने के लिए आपको अपने अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क करके जो पिटीशन जो ग्राउंड मैंने बताया, इसको वेल तरीके से, वेल मेंटेन तरीके से ड्राफ्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। माननीय न्यायालय को आपको ये फैक्ट जो मैंने आपको बताया, जो ग्राउंड बताए हैं, माननीय न्यायालय को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो ये फैक्ट आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य एवं सही है। और माननीय न्यायालय का जो आपके जो फैक्ट और जो ग्राउंड जो आपने बताए हैं उस पर विश्वास करती है, वो विश्वास कर ले जाती है, तो आपके फेवर में डिक्री के ऑर्डर अवश्य पास कर देगी। और आज का वीडियो इतना ही है, और मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पे और एक नई चर्चा के साथ। और तक के लिए मैं एक चीज़ अवश्य कहना चाहूँगा, अगर जो आप वीडियो पे अगर जो आपको अच्छी लगती है या इस पर कोई भी जानकारी आपके लिए लाभदायक होती है, तो इसको लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। और आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।